दोस्तों आज हम देख रहे हैं आपका 2024 का जो पेपर हुआ है काफ़ी शानदार पेपर रहा ये। बहुत अच्छा पेपर रहा। जिन बच्चों ने थोड़ा-सा ध्यान से इस पेपर को किया होगा, उन्होंने अच्छे मार्क्स गेन कर लिए होंगे इसमें से। और ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको मात्र अगर आपके स्कूल से 20 नंबर जाते हैं, जो कि आपका सेशनल होता है, आपके इंटरनल मार्क्स होते हैं। अगर 20 नंबर जाते हैं तो आपको इस पेपर में से मात्र 13 नंबर लाने थे। अगर आपने 13 ला दिए हैं, तो आप पास हो गए। तो टेंशन तो पास की है नहीं। सारे बच्चे पास होंगे, 100% रिज़ल्ट आएगा उसकी गारंटी है। उसकी मेरे को बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि आपने क्या किया होगा, लेकिन 13 नंबर आप ला चुके होगे। अब कैसे ला चुके होगे, मैं आपको आंसर्स देने वाला हूँ। इस आंसर्स के माध्यम से आप समझ जाओगे कि आपके 13 नंबर कैसे आए होंगे। तो चलिए इस पेपर के सॉल्यूशन को देखते हैं। 2024 का पेपर है ये, और जो सॉल्यूशंस यहाँ पे बताने वाला हूँ ये आपको कहीं भी किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा शानदार सा सिंपल सा पैसेज आया था भैया। इसमें ट्रीज का क्या हमारे पूरी लाइफ में रोल है वो इसमें बताया गया, यानी पेड़ का क्या महत्व है, पेड़ क्या करते हैं, वातावरण में किस तरह से वो अपना इम्पैक्ट डालते हैं, किस तरह से जो है वो स्टार्च बनाते हैं, कैसे कैसे वो कार्बन को और ऑक्सीजन को अलग करते हैं, उसके माध्यम से ये पैराग्राफ है। बहुत ही सिंपल सा पैराग्राफ है, ठीक है। बहुत ही सिंपल वर्ड्स यूज़ किए गए हैं इसमें। हालांकि दूसरा पैराग्राफ थोड़ा सा आपको ट्विस्ट करने के लिए दिया गया, लेकिन पहला पैराग्राफ तो बहुत ट्री वाला जो है ये ना, ये बहुत इजी है। अब इस पैराग्राफ के जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका लैंग्वेज जो है बहुत सिंपल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से और देखते हैं इसके क्या आंसर्स आपने लिखे होंगे और क्या आंसर्स आपको लिखने थे। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो है, मैं यहाँ पे आपको रिटर्न आंसर दूंगा ताकि आपको समस्या ना हो समझने में। व्हाट डिफरेंट, यहाँ पे देखिए ध्यान से, व्हाट डिफरेंट कन्वेंसेस डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज। तो हमको क्या क्या जो है सुविधाएं प्राप्त होती हैं ट्रीज से। तो यहाँ पर देखिए हमारे को ऑक्सीजन मिलता है। यहाँ पे दिया गया है कि ट्रीज जो है ये क्या करती है, मेंस लाइफ को सपोर्ट करने के लिए ऑक्सीजन देती है, जो कि हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमारे को ऑक्सीजन देती है। क्या चीज़ें देती है वो पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया पैराग्राफ में से कुछ भी उठा के लिख दो। हाँ, अगर आप लिखते हो तो हाँ, एक की जगह आपको आधा नंबर मिल जाएगा। अगर आप पैराग्राफ को यूं का त्यों लिख देते हो तो आपको आधा नंबर मिलेगा, पूरा तो नहीं मिलेगा। उसके अलावा जो है और कौन सी सुविधाएं देता है, कन्वेंसेस मतलब जो है हमारे को सुविधाएं देती है पेड़। पेड़ हमारे को जो है स्टार्च देता है। उसके अलावा जो है कार्बन कंपाउंड्स देता है। हैं? ठीक है ना, ये सारे के सारे डिफरेंट जो कन्वेंसेस है हम यूज़ करते हैं ट्रीज से। ठीक है, हम हमें मिलता है ट्रीज से। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे स्टार्च एंड अदर कार्बन कंपाउंड्स मेड इन द ग्रीन ट्री ऑफ द लीव्स ऑफ ट्री। ठीक है, ये क्या है, ये सब चीज़ें हमारे को मिलती हैं। स्टार्च मिलता है, कार्बन कंपाउंड्स मिलते हैं, जो कि सारे के सारे किस लिए हैं, ये देखो, ये सब जो है फूड देते हैं एनिमल्स को। ठीक है, हमें स्टार्च की ज़रूरत पड़ती है, हमें कार्बन कंपाउंड्स की ज़रूरत पड़ती है, हमें यहाँ पर ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हमको यहाँ पे देखो कितने सारे ट्रीज डू मोर देन सप्लाई विद वेरियस। तो वेरियस मतलब बहुत सारे होते हैं। वेरियस में केवल अगर आप ऑक्सीजन वाली लाइन लिख के आ जाते हो तो मतलब ही नहीं है। ऑक्सीजन तो केवल आपने एक कंपोनेंट बताया, इसमें तो आपको स्टार्च भी बताया गया कि भाई स्टार्च भी तो देता है, ये कार्बन कंपाउंड्स देता है। सारा तो पैराग्राफ में लिखा हुआ है। इसके अलावा ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। व्हाट इज एसेंशियल टू लाइफ, लाइफ के लिए क्या जरूरी है। तो यहाँ पे देखो विच इज एसेंशियल टू लाइफ, क्या है, ऑक्सीजन। विच इज एसेंशियल टू लाइफ, तो ऑक्सीजन जो है हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। एसेंशियल मतलब जरूरी। ठीक है, उसके बिना तो रह नहीं सकते हैं। इसके बाद देखिए व्हाट मेक्स कार्बन डाई ऑक्साइड इंक्रीजेज इन एयर। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड जो है ये एयर में कैसे बढ़ता है, तो यहाँ पे देखोगे छोटा सा दिया गया, व्हेन एनिमल ब्रीद, जब जानवर सांस ले, हम भी इंसान को यहाँ पे इंसान का मेंशन नहीं है, लेकिन हम ह्यूमन जो है एनिमल में ही आ रहे हैं। तो व्हेन एनिमल या हम और जानवर जो ब्रीद करते हैं, सांस लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में छोड़ते हैं। साथ ही साथ जो है हम कोई चीज़ जलाते हैं तो भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, किसमें, एटमॉस्फेयर में, एयर में। तो यही चीज़ हमें लिखनी थी। तो यहाँ पे हम सिंपल सा लिख सकते थे, when animals breathe and things burn that makes carbon dioxide increase in the air। बहुत ही सिंपल सा, आपको बस इसको अंडरस्टैंड करके लिखना था। यहाँ पे आपको उलझाया गया है थोड़ा सा। ठीक है, बाकी पैराग्राफ बहुत ही सिंपल शब्दों में, इसमें कोई ऐसा जटिल शब्द नहीं है जिसको आपका अर्थ समझ में ना आए। सारे शब्दों का अर्थ आपको अभी समझ में आने वाला है अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो। कभी पेपर जब अटेम्प्ट करें तो जल्दबाजी ना करें, जो आपको समझ में आता है पहले उसको करें। जिसमें टाइम वेस्ट करना है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करें कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, उसकी वजह से आपके सारे के सारे दूसरे पार्ट जो हैं वो रह जाएंगे। यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन हमने देख लिया,
चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, हाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मेड बाय लीव्स। पत्तों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैसे बनाया जाता है भैया। तो ग्रीन लीव्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और ये सनलाइट के थ्रू जो है ब्रेक डाउन कर देते हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन में। ये यहाँ पे लिखा गया है, देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये देखो, यह लिखा हुआ है, द ग्रीन लीव्स ऑफ ट्रीज एब्जॉर्ब्स द कार्बन डाइऑक्साइड एंड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट ब्रेक इन टू डाउन कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो यही तो पूछा है, लीव्स की बात हुई है यहाँ पे, ये नहीं पूछा कि और आपने ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, लीव्स की बात कर रहा था, लीव्स के बारे में ही हमें बताना था, ठीक है, तब जाके आपको एक नंबर मिलेगा। आप थोड़ा सा भी इधर उधर जाओगे आपके नंबर यहाँ पे कटेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया, वेयर इज ऑल द स्टार्च ऑफ द वर्ल्ड मेड। वेयर इज द ऑल स्टार्च ऑफ द वर्ल्ड मेड। तो ऑल द स्टार्च आर मेड इन द टाइनी ग्रीन सेल्स ऑफ द प्लांट। यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत सारा, यहाँ पे एक लाइन देखोगे आप ध्यान से, द टाइनी ग्रीन सेल्स ऑफ द प्लांट आर वंडरफुल लेबोरेटरीज विच प्रोड्यूस ऑल स्टार्च इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्या है, ये टाइनी ग्रीन सेल्स, अगर आप इतना भी लिख देते ना, इतना भी, तो आपको पूरा एक नंबर मिल जाता, ठीक है। द टाइनी ग्रीन सेल्स, बस ऑफ द प्लांट्स लिख देते तो और अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो भी चलता है, लेकिन आपको द टाइनी ग्रीन सेल्स लिखना था, ठीक है। अगर आपने ग्रीन लीव्स लिखा है तो आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, यहाँ पूछा गया, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो ऑक्सीजन। नो ऑक्सीजन तो क्या, नो ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा भैया। तो यहाँ पे हम यहाँ पे देख रहेंगे, बट फॉर दिस, अगर हमारे पास जो ऑक्सीजन यूज करते हैं एनिमल, अगर ऑक्सीजन यूज करते हैं एनिमल, अगर ये नहीं होता तो एनिमल वुड सून डाई फॉर द लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक मतलब कमी जैसे ही हो जाएगी वो मर जाएंगे। तो हम सीधी सीधी सी बात लिख सकते हैं यहाँ पे, तो हम वैसे ही कॉमन सेंस भी लिख सकते थे, पैराग्राफ से उठाने की जरूरत नहीं, पैराग्राफ केवल आपको बताया जाता है कि भैया ये पैराग्राफ है, इसके हिसाब से आंसर दे दो बस। तो आप अपने वर्ड्स यूज कर सकते हैं, पैराग्राफ का सबसे मोटिव होता है कि आप अपने वर्ड्सों का यूज करें, अपने दिमाग का, अपनी मानसिकता का, अपनी सोच का यूज करें यहाँ पे। इफ देयर इज नो ऑक्सीजन ऑल द एनिमल्स विल सून डाई, लेटर डाई, आफ्टर डाई, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये पैराग्राफ में सब कुछ दिया हुआ है। इसके बाद देखो छोटा सा यहाँ पर एक एक नंबर के 3 क्वेश्चंस, ये सबसे बेस्ट है। द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड अस, हमको जिस लेयर ने घेर रखा है हम उसको वातावरण बोलते हैं, वातावरण को इंग्लिश में हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ये वर्ड जो है पैराग्राफ से ही छाटना है आपको, सारा का सारा चीज पैराग्राफ से छाटना है। तो एटमॉस्फेयर दिया गया है यहाँ पर, आप थोड़ा सा ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आपको एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, ये रहा देखिए, ये रहा एटमॉस्फेयर। तो ये वर्ड आपको डाल देना था। अगला देखिए, इसमें बोला गया है शॉर्टेज। शॉर्टेज मतलब कमी होती है, और लेक मतलब भी कमी होती है। अभी भी मैंने बताया, अगर लेक ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा की कमी हो जाए, तो क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी एनिमल्स की। तो लेक मतलब कमी होता है, लेक मतलब झील, वो LAKE होता है, वो लेक होता है LAKE, और यहाँ पे LACK है, ये लेक मतलब होता है कमी, ध्यान रखना। ये बहुत बार आपने पढ़ा होगा, 10वीं में पढ़ा होगा, तो आप तो 12वीं में हो। और यहाँ पर लेक मतलब कमी, शॉर्टेज मतलब भी कमी, एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण, और जो है द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स, वो भी वातावरण है। और अगला जो है वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत ही छोटी जो है साइज में हो, छोटे आकार में हो, उसको हम बोलते हैं टाइनी। टाइनी मतलब ये रहा, देखो ये रहा, ये वर्ड है टाइनी, ठीक है, इसको बोलते हैं बहुत ही छोटा, टाइनी, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से ये सारे के सारे सॉल्यूशंस थे। पहले पैराग्राफ को करते ही आपकी टेंशन खत्म होने वाली थी। कितने नंबर मिलने वाले थे, 9 नंबर, सीधे सीधे 9 नंबर, बहुत ही शानदार तरीके से। पहले पैराग्राफ को तो आपको करना ही था बेहतरीन तरीके से, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा आंसर नहीं है या ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया जो आपको समझ में ना आए। लेकिन दूसरा जो पैराग्राफ है वो थोड़ा सा आपको घुमा सकता है। वंस अपॉन ए टाइम पर्टिकुलर ऋषि गौतम डिड तपस्या टू ऑब्टेन सर्टन पावर्स। अब इन्होंने, ऋषि गौतम ने तपस्या की कुछ पावर्स हासिल करने के लिए, ठीक है। वो जो है काफ़ी फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक जो है उन्होंने इस तपस्या को महसूस किया, रिलीजियस जो धार्मिक तपस्या है इसको महसूस किया। ही डिड नॉट ईट, उन्होंने क्या है, खाना नहीं खाया है, पानी नहीं पिया। स्टूड ए सिंगल फुट, और अपने एक पैर पे खड़े रहे। ही कंट्रोल द सेंस, और अपने जो है मानसिक शक्ति को जो है उन्होंने कंट्रोल किया। ही मेडिटेट ऑन द चोजन डाइटी। तो देखो उन्होंने मेडिटेट किया, किसका, किस, जो अपनी देवता को उन्होंने चुना था, डाइटी मतलब होता है देवता, तो जिस देवता को चुना था उनके ऊपर मेडिटेट किया, मतलब उनका आसन उन्होंने ग्रहण किया, ठीक है, उनके ऊपर ध्यान लगाया। तो ये इस तरह से पैराग्राफ है। वन डे इन द मॉर्निंग ही वेंट टू द रिवर फॉर ए होली डिप
अब वो पवित्र स्नान के लिए जो है एक रिवर में पहुंचे, वहां पर जो है उन्होंने डुबकी लगाने के लिए। तो ऑन द बैंक ऑफ द रिवर देयर वाज ए ट्री, वहां पर बैंक जो किनारा था रिवर का, वहां पर एक ट्री था। और ब्रांचेस ऑफ द ट्री वर आउटस्ट्रेचेज टुवर्ड्स द रिवर, और जो ब्रांचेस थी, जो शाखाएं थी, जो अपनी ट्री थी वहाँ पर किनारे पे, तो उसकी शाखाएं जो है फैली हुई थी। और किस तरफ फैली हुई थी? ज़्यादातर जो है रिवर की तरफ, मतलब रिवर के किनारे तो पेड़ है, और पेड़ की जो शाखाएं हैं वो पानी की तरफ फैली हुई थी, पानी की तरफ फैली हुई थी, ठीक है। एक क्रेन, और वहाँ पे जो हंस वाज सिटिंग अमॉन्ग द ब्रांचेस, और वहाँ पर उसी डालियों पर जो एक हंस बैठा हुआ था। व्हेन बुद्धा वाज डिपिंग डिप नेक water facing on towards the sun with an austere mind, and droppings of the crane fell on head। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बुद्धा जी जब सूर्य का ध्यान लगा रहे हैं, तो जो ड्रॉपिंग्स है इसका क्या कहते हैं, क्रेन जो हंस है ना, उसके सिर पे गिर जाता है। अब इससे क्या होता है, वो जो है बुद्धा जो लगा रहे थे गौतम, ठीक है, बुद्धा की बात हुई, गौतम की बात हो रही है, बुद्धा तो नहीं लिखा इसमें, तो जो भी है गौतम है, तो गौतम डिस्टर्ब हो जाते हैं, अनअवॉइड हो जाते हैं एकदम, मतलब बौखलाहट हो जाती है उनको। और ही लुक्ड एट द बर्ड विद एंगर, और वो गुस्से से उस बर्ड को देखते हैं। और जैसे ही उस गुस्से से देखते हैं, द नेक्स्ट मोमेंट, जैसे ही वो बर्ड को गुस्से से देखते हैं, ही फेल डाउन एंड डेड, और जो है वो बर्ड जो है हंस गिर जाता है और मर जाता है। ऋषि वॉज हैप्पी बिकॉज ही हैड ऑब्टेन्ड द पावर टू किल ए बर्ड बाय हिज वेरी सेज। अब उन्होंने देखा कि ऋषि को जो है ये पावर मिल चुकी है कि वो अपने क्रोध से, या अपनी जो भी पावर है उनको जो मिल चुकी है, उससे जो है वो उन्होंने बर्ड को मार दिया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये पैराग्राफ है, आप समझ चुके होंगे। अब आपको मैंने आधा पैराग्राफ समझा दिया, तो आगे आपका सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इस तरह का ये पैराग्राफ था। अब इस पैराग्राफ के कुछ क्वेश्चंस थे जिसको हमें आंसर देना था। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने बताया कि दूसरा पैराग्राफ थोड़ा सा आपको ट्विस्ट कर दिया गया है। पहला पैराग्राफ तो ईजी था, बस आपको उसको समझ के आंसर लिखना था। हाउ डिड गौतम ऑब्जर्व तपस्या? तो गौतम जो है उन्होंने तपस्या को कैसे ऑब्जर्व किया, यानी कि कैसे जो है उसको साधा, तपस्या को कैसे साधा उन्होंने। तो अभी अभी हमने पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ के बताया था कि तपस्या को साधने का उनका क्या मतलब था, किस तरह से उन्होंने करा था, यही हमें बताना था। तो यहाँ पर देखो सीधा सीधा लिख दे, गौतम क्या करा, ऑब्जर्व तपस्या बाय नॉट ईटिंग, क्योंकि उन्होंने कुछ खाया नहीं था। साथ ही साथ जो है वो एक पैर पे खड़े रहे थे। दूसरी बात जो है, उन्होंने अपने सेंसों का ध्यान लगाया था, मतलब ऑब्जर्व किया था अपने सेंस का। साथ ही साथ उन्होंने देवता की जो है क्या करी थी, ध्यान लगाया था, देवता का ध्यान लगाया था। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें आपको लिखनी थी, तो मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। गौतम ऑब्जर्व तपस्या बाई नोट ईटिंग और ड्रिंकिंग। उसने तपस्या कैसे ऑब्जर्व किया, ना तो खाना खाया ना ही कुछ पिया। ही स्टूडेंट सिंगल ऑन फुट, और जो है वो एक पैर पे ही खड़े रहे। कंट्रोल सेंस, उन्होंने अपनी जो है इंद्रियों को नियंत्रित किया। ही मेडिटेटेड ऑन द चूजन डेटी, तो उन्होंने जो है जिस देवता को चुना था उनके ऊपर जो है ध्यान लगाया। यही चीज़ आपको बस बतानी थी। यहाँ पर जो चीज़ बोली गई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोली गई है। बोली क्या गई है, आपको पूछा गया है कि गौतम ने तपस्या कैसे की। समझ गए? आपका यहाँ पर जो मीनिंग है ना इस क्वेश्चन का, वो है गौतम ने तपस्या कैसे की। कैसे की भैया? तो इन सब चीज़ों के को मतलब उन्होंने ध्यान में लगाया, तब जाकर उन्होंने तपस्या की, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द क्रेन डाई? अब वो जो हंस है वो कैसे मर गया? तो हमें अभी अभी मैंने आपको स्टोरी थोड़ी सी बताई थी, तो उसमें लिखा था व्हेन गौतम वाज डिप नेक वाटर फेसिंग टुवर्ड्स द सन, जब वो सूर्य का ध्यान लगा करके, यानी सूर्य की तरफ देखते हुए जब वो डूब रहे थे, मतलब अपनी डुबकी लगा रहे थे, तो उनके ऊपर जो है ड्रॉपिंग्स आ गई। क्या है, उनका जो हंस है ना, उसकी उसने कुछ उनके ऊपर जो है ड्रॉपिंग्स कर दी, गिरा दिया, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, अभी अभी मैंने बताया था, ठीक है। और वो जो है जैसे ही ड्रॉपिंग्स उसके ऊपर क्रेन ने उसके सिर पे डाला, तो वो जो है डिस्टर्ब हो गए, और वो गुस्से से जो है आग बबूला हो गया, एनॉयड हो गया एकदम, ठीक है। और ही लुक्ड एट द बर्ड, और उन्होंने जो है गुस्से से बर्ड के ऊपर देखा और वो मर गया। तो यही चीज़ हमें लिखनी थी। वैन गौतम बुद्धा इज was in deep neck water facing towards the sun with an austere mind, and droppings of the crane fell on his head. He felt disturbed and annoyed. He looked at the bird with anger. The next moment the bird fell down dead. या फिर हम लिख सकते द नेक्स्ट मोमेंट द बर्ड डाइड, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ये पैराग्राफ था, तो इसका आंसर ये वाला हो जाता। तो ये इसका पूरा देखो, ये थोड़ा सा आंसर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन लिखना तो आपको इतना पड़ता। एक नंबर का भले ही क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन आंसर इसने देखो
आरबीएससी में एक ही समस्या है, ये जो है ना बिल्कुल अपने आप को उस तरह से नहीं क्वेश्चन पूछते हैं जो इनको एक्चुअल में 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर के हिसाब से पूछना चाहिए। 1 नंबर में ये 3 नंबर का भी सवाल पूछ लेता है। अब ये क्वेश्चन जो आपने आंसर लिखा है ना, ये अप्रॉक्सिमेटली 2 नंबर का है क्वेश्चन, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ये सब क्वेश्चंस जो हैं आपको 1 नंबर का दे दिया है। तो आरबीएससी कई चीज़ें जो है फॉलो ही नहीं करता है और बहुत बड़ी समस्या है आरबीएससी की, ठीक है? बहुत ही बड़ी समस्या है, लेकिन आपको करना है, आप पढ़ रहे हैं तो आपको करना होगा। अब आगे देखिए, वाई वॉज द ऋषि हैप्पी एट द क्रेन्स डेथ। अब जो ऋषि थे गौतम, ये क्यों हैप्पी, क्यों खुश हुए भाई? तो ऋषि वॉज हैप्पी बिकॉज ही हैड ऑब्टेन्ड द पावर टू किल ए बर्ड बाय हिज वेरी गेज। समझ में आ गया होगा आपको ये तो भाई। यहाँ पे पूछा गया है कि ऋषि जो है क्रेन की मृत्यु पर क्यों खुश हुए। तो ऋषि को यह एहसास हो गया ना कि भैया वर्ड को तो उन्होंने अपनी जो है किससे मार दिया, अपने शक्ति से जो उन्होंने अर्जित की है उसे मार दिया। उन्होंने अपनी दृष्टि से जो है एक पक्षी को मारने की जो है शक्ति प्राप्त कर ली थी, इसलिए वो जो है खुश हो गए। उन्होंने अपनी दृष्टि से पक्षी को मारने की शक्ति प्राप्त कर ली थी, इसलिए वो खुश हो गए। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ये छोटा आंसर है, ये सही है, 1 नंबर का आंसर बनता है। यहाँ पे भी ये भी 1 नंबर का आंसर बनता है, लेकिन ये जो है ना आपका वैन वाला, ये क्योंकि यहाँ पे पूछा गया व्हाई डिड क्रेन डाइड, क्रेन कैस क्यों मरा। तो भैया क्रेन ने ये सारी गलतियां करी थी, उसके बाद ऋषि ने उसके ऊपर देखा और वो मर गया। आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट मेड द वुमेन डिले इन गिविंग भिक्षा। तो जो औरत थी जब उससे भिक्षा मांगने गए भिक्षुक, जो ये ऋषि थे, ये भिक्षुक, आगे हमने पैराग्राफ मैंने आपको बताया नहीं हिंदी में, बट बहुत ईजी सा पैराग्राफ है, आपका टाइम वेस्ट होगा, मैं ज़्यादा इसको करूँगा। देखोगे आप तो देखोगे, यहाँ पे देखो, आफ्टर ए वाइल मतलब कुछ ही क्षण बाद में, ही वेंट टू द नियर बाई विलेज फॉर फूड, ही स्टूड बिफोर ए हाउस, और वो जो है घर के बाहर खड़े हुए, साउट्स आर्म्स फॉर हाउस वाइफ, और जो है उन्होंने भिक्षा के लिए जो है एक गृहिणी को बुलाया। सी वॉज बिजी डूइंग हर डोमेस्टिक कॉस, और जो है दैनिक कार्यों में व्यस्त थी भैया, ठीक है। गौतम वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट, और गौतम ने थोड़ी देर के लिए उनका जो है क्या करा, प्रतीक्षा की। और ही वॉज एन, फिर से अब वो मतलब गुस्से में लाल होने लग गए, ठीक है। विद हर फॉर डिले इन रिस्पॉन्डिंग टू हिज कॉल फॉर भिक्षा, और भिक्षा के लिए जब उन्होंने आवाज़ लगाई लेकिन उनको वेट करना पड़ा तो उनको गुस्सा आने लगा, ठीक है। अब उस गुस्से की वजह से द लेडी, उनको गुस्सा आने लगा जब तक लेडी जो है आई, लुक्ड एट हिम जेंटली एंड सैड, और उनकी तरफ दयालु भावना से यानी कि प्यार से देखा और कहा, सर आई एम नॉट ए क्रेन टू बी किल्ड बाई यूर मेयर शेयर। अब यहाँ पे बोला कि आपकी दृष्टि से मैं वो हंस नहीं हूँ जो मर जाऊँ, सॉरी फॉर द डिले, ये देरी के लिए क्षमा चाहती हूँ। आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड एंड फीडिंग माई चिल्ड्रेन, मैं अपने पति को परोस रही थी और बच्चे को जो है दूध पिला रही थी, ठीक है, खाना खिला रही थी, जो भी आप समझे, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो इस तरह का आप समझ चुके होंगे कि पैराग्राफ अब क्या कह रहा है। अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाई व्हाट मेड द वुमेन डिले इन गिविंग भिक्षा। तो औरत को भिक्षा देने में देरी क्यों हुई, तो द वुमेन वाज बिजी टू डूइंग हर डोमेस्टिक कोर्स दैट मेड हर डिले इन गिविंग भिक्षा। तो यहाँ पर यही इसका सीधा सा सटीक सा आंसर हो जाएगा, ज़्यादा आपको इसमें लिखना नहीं भाई। ये यहाँ पे पूछा गया है, उसने ये नहीं पूछा कि उसका पति को क्या कर रही थी, वो आपने दैनिक जो कार्य है उसको कर रही थी, और उस दैनिक कार्य करते समय जो है उसको भिक्षा देने में देरी हो गई, ठीक है। तो यही हमें इसका आंसर लिख देना था, बहुत ही सिंपल सा ये आंसर था। महिला अपने घरेलू काम में व्यस्त थी जिसके कारण उसे भिक्षा देने में देरी हो गई, इसका मतलब ये हिंदी में मैं समझाऊं तो ये हो गया। इसके बाद जो है राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन गॉड, गॉड मतलब जो होते हैं ईश्वर भगवान, और डाइटी मतलब भी होता है आपका ईश्वर भगवान या देवता, आप देवता लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देवता, गॉड, भगवान, ईश्वर सब एक ही होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं आएगा। कुछ बच्चों ने मेरे को मैसेज किया था पहले ही, जैसे ही पेपर हुआ था, कि सर हमने जो वन वर्ड है इसके ये आंसर लिखे, तो मैंने कहा था मैं वीडियो में बता दूंगा एक्चुअल आंसर क्या होगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। कुछ लोगों ने यहाँ पे होली लिखा है, होली गलत है, ध्यान रखना, होली पे आपको आंसर नहीं मिलेगा, आधा भी नहीं मिलेगा। हाँ, एग्जामिनर ने देखा कि यार पेपर थोड़ा टफ बन गया या पैराग्राफ थोड़ा डार्क बन गया है, यानी कि बच्चों को नंबर देने में या नंबर पाने में मुश्किल हो रही है, तो पैराग्राफ में ईजिएस्ट वे यूज़ कर लेते हैं, फिर वो 1 नंबर की जगह आधा नंबर दे देंगे आपको, इस तरह से चलता है। राइट द अपोजिट वर्ड लाइफ फ्रॉम द पैसेज, लाइफ का आपको जो पता ही है, लाइफ मतलब जीवन और डेड मतलब मृत्यु,
या तो डेड डेड लिख दो या डेथ लिख दो। डेथ तो पूरे पैसेज में है ही नहीं, डेड है, तो डेड आप लिख दोगे, ये भी आंसर सही है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, डेथ लिख दोगे तो भी सही है, कोई बात नहीं, सिमिलर वर्ड होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेक्शन बी, सेक्शन बी का जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यू आर शिखा और असीम कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ ग्लोबल स्कूल अम्बाला, द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए एनुअल फंक्शन इन द नेक्स्ट मंथ, इनवाइट द नेम्स ऑफ द पार्टिसिपेंट फॉर वेरियस एक्टिविटीज थ्रू नोटिस। आपको छोटा सा नोटिस लिखना था। इस नोटिस को मैं बहुत पहले करवा चुका हूँ, हर बार एक ही चीज़ को अब मैं अभी बोलूँ कि हाँ इस साल भी मैं नोटिस करवा दूँ, अगले साल भी। हाँ, अगर आप चैनल पे हैं तो हमारे सारे वीडियोज़ को आप देखना, उसमें आपको मिल जाएगा। फिर भी मैंने इसके सॉल्यूशन को दिया है, यहाँ पे नोटिस देख सकते हैं, इस तरह का आपको नोटिस लिखना था, ग्लोबल स्कूल अम्बाला नोटिस, ये हो गया आपका मेन हेडिंग। फिर इसके बाद में आप डेट लिख दोगे, भाई कौन से डेट को है, आज का डेट डाल दो, कल का डेट डाल दो, जो भी आपको डेट डालना था। टॉपिक क्या था आपका, एनुअल फंक्शन, टॉपिक को आप बीच में यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। आवर स्कूल इज सेलिब्रेटिंग इट्स एनुअल डे ऑन 22 ऑफ जून, जो भी आने वाला डेट है वो नेक्स्ट मंथ की बात हो रहा है। स्टूडेंट्स हेयर बाई इन्फॉर्म टू गिव देयर नेम्स टू पार्टिसिपेट इन वेरियस इवेंट टू बी हेल्ड ऑन द एनुअल डे। जो उस दिन एनुअल डे पे जो प्रोग्राम होंगे उसके लिए आप अपना नाम जो है प्रस्तावित करें, दीजिए। द लिस्ट ऑफ द इवेंट गिवन बिलो, तो कौन कौन से लिस्ट होंगे, मतलब कौन कौन से इवेंट होंगे, तो डांस कंपटीशन होगा, ड्रामा होगा, स्पीच होगा, स्पोर्ट्स इवेंट होगा या ड्राइंग कंपटीशन होगा। इस तरह से आप जो है इसमें और भी आप लिख सकते हैं। बाकी आपको छोटी सी ये 2 लाइनें लिखनी थी, बाकी नीचे नीचे आपको एक लाइन और लिख देनी थी, एनीवन हु इज इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट प्लीज गिव देयर नेम टू द अंडरसाइंड बाय द 20th ऑफ जून। जो भी आप डेट मेंशन करना चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जो है आप लिख दोगे शिखा या सीम, क्योंकि आपका नाम लिखना है, क्योंकि उसने बोला है कि आप जो है ये हैं और आप कौन है, कल्चरल सेक्रेटरी हैं। तो ये हो गया इसका आंसर, 4 नंबर आपको यहाँ से मिल जाते हैं। बहुत सिंपल सा है, इस तरह का कई बार नोटिस करवाया मैंने, हर चीज़ करवाई है, हर विषय का चीज़ आपको मिलेगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े तो देखो कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए, राइट ए thanking message to your friend Anil Anita who is inviting a party in accepted by you, signed yourself सुनील और सुनीता। देखो इस तरह का ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये आपके मॉडल पेपर में करवाया हुआ है। उसमें क्या था, मॉडल पेपर में आपसे क्या बोला था, मॉडल पेपर में आपसे ये बोला था, अभी जो 2024 का मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। इसमें मॉडल पेपर में ये बोला था कि यू आर नॉट एक्सेप्टिंग, मतलब तुम अटेंड नहीं कर सकते उस पार्टी को। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इस पार्टी को आप जो है स्वीकार करते हैं तो उसके लिए थैंक्स लिखो। और वहाँ पर जो है बोला था आपके मॉडल पेपर में कि आप पार्टी में नहीं आ सकते हो, उसके लिए सॉरी लिखो। बस इतना फर्क था, यहाँ पे उल्टा कर दिया, आपको घुमा दिया, बाकी कुछ नहीं था। उसमें जो भी सॉरी की जगह था वहाँ पे थैंक्स डाल देते, सारा काम हो जाता। मैंने लिखवाया हुआ है, करवाया हुआ है क्वेश्चन। आगे आते हैं, योर स्कूल ऑर्गेनाइज ए साइंस फेयर ऑन ओकेजन नो बैग डे। आपका जो भी नो बैग डे होता है, आपको पता ही है हमारे राजस्थान में नो बैग डे चलता है। तो नो बैग डे के दिन जो है साइंस फेयर ऑर्गेनाइज किया गया। इस ओकेजन पे जो है आपको एक रिपोर्ट जो है तैयार करके लोकल न्यूज़पेपर के लिए जो है आपको देने हैं, ठीक है। इसमें कुछ हिंट हो जाएगा, जिसमें आपका प्लानिंग है, स्टॉल मेकिंग है, मॉडल डिस्प्ले, इंस्पेक्शन, अवार्ड वगैरह सब है। इसमें चीफ गेस्ट है, जो भी आप शामिल करना चाहें। इसी में एक और पार्ट भी है आपका, और स्टेट हैज़ रिसेंटली विटनेस द लेजिस्लेटिव इलेक्शन। अभी यहाँ पर जो है विधानसभा चुनाव हुए हैं। बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड यूजिंग द क्लूज गिवन राइट पैराग्राफ ऑन द सीन ऑफ द पोलिंग स्टेशन। अब जो पोलिंग बूथ होता है जहाँ पर हम वोट डालने जाते हैं, तो वहाँ का एक सीन जो है आपको यहाँ पर प्रेजेंट करना था, उसके ऊपर पैराग्राफ लिखना था कि बहुत सारे जो है लोग लेजिस्लेटिव इलेक्शन के लिए गए थे, हैं हमारे वार्ड से मिस्टर ये खड़े हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हैं। और जो है यहाँ पर देखो क्यूज ऑफ पीपल, ये सारे के सारे आपको दे दिए हिंट। अब इनको जो है आपको बस मात्र अपने वर्ड में पिरो देना था। आप अपने वर्ड में कैसे भी लिख दीजिए, चलता है। और आपको 4 नंबर 5 नंबर बिल्कुल मिलेंगे। सही सही लिखा है तो 5 नंबर, और थोड़ा थोड़ा इधर उधर हुए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपको अप्रॉक्सीमेटली, मैं बताऊं आपको अप्रॉक्सीमेटली 4 नंबर दे देता एग्जामिनर, आप अगर सही तरीके से लिखते हो। मैं फिर आपको वो बैक डे का दिखा देता हूँ। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये करवा चुका हूँ पहले, देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन का आंसर कैसा होगा। ये रहा, रिपोर्ट ऑन साइंस फेयर बाय एबीसी। आपको नाम नहीं दिया तो आप एबीसी XYZ जो भी लिखना चाहें। और स्कूल ऑर्गेनाइज साइंस एग्जीबिशन ऑन नो बैग डे दिसंबर 2024। आप चाहें तो यहाँ पर 23 कर सकते थे, या फिर अभी जो हमारा मार्च चल रहा है आप आज के डेट में 4 मार्च लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना था। और फिर इस तरह से थोड़ा सा पैराग्राफ आप देख सकते हैं, पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा। तो इस तरह का पैराग्राफ जो है इसमें, ये साइंस फेयर क्यों इसका नाम पड़ा, तो प्रोग्रेस ऑफ इंडिया के नाम से पड़ा है, ठीक है। अपने हिसाब से मैंने अपना वर्ड डाले हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है वो एकदम पत्थर की लकीर है, बिल्कुल नहीं।
आपने जो लिखा होगा वो भी बिल्कुल सही है, घबराने की, अरे टेंस लेने की जरूरत नहीं है आपको कि आप घबरा रहे हो कि आपका कुछ गलत हो गया, नहीं। ये तो मैंने आपको एक हिंट दिया है कि कुछ इस तरह से आपको अपना जो भी दिमाग लगा के कुछ इस तरह का लिखना था। मैंने तो यहाँ पर जो नो बेग डे दिसंबर पे जो साइंस फेयर हमने मनाया है, उस पे तो श्री भजनलाल शर्मा जो कि अभी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान है, उनको बुला लिया है मैंने तो भाई अपने पैराग्राफ में। तो आप तो किसी को भी, अपने बगल वाले लल्लू लाल को बुला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ने तो ये लिख दिया है और हमने तो कुछ और लिखा था, ऐसा नहीं है। आपने पैराग्राफ लिखा है, माइंड आपका सेट है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, पैराग्राफ का कोई मीनिंग निकल रहा है, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और थोड़ा बहुत इधर उधर जाते हो तो एक नंबर कटेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हो जाएगा, ये पैराग्राफ मेरा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट पैराग्राफ, ठीक है। तो इस तरह का पैराग्राफ है, जस्ट मैंने आपको केवल एक हिंट देने के लिए जो है यहाँ पे बताया है कि नौवीं के बच्चे जो 10वीं क्लास के बच्चे जो है 3rd पोजीशन पे आए थे, 9वीं क्लास के बच्चे जो है 2nd पोजीशन पे आए थे, 12th क्लास के जो बच्चे 1st पोजीशन अटैम्प्ट किया था, ये सारी चीज़ें उसमें बोला था। तो मैंने अपने हिसाब से लिख दिया, बाकी आप अपनी मर्जी से लिख सकते थे। मैं तो कहता हूँ कि आपने ऊपर वाला क्वेश्चन किया होगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा होगा, ठीक है। नो बिग डे वाला ज़्यादा था, अच्छा। इसके अलावा जो है आपका यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आपका, ये सारे बड़े बड़े क्वेश्चन है, 4 नंबर 5 नंबर और फिर से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो बहुत अच्छा है। सीबी वाला क्वेश्चन मैं आपको 2022 का मैंने बोला था कि 2022 का मेरा मॉडल पेपर पढ़ लेना आप। मैंने 2022 का मॉडल पेपर जाकर चेक कर लेना, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर 5वें क्वेश्चन का ये वाला पार्ट बात करते हैं। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल डेली न्यूज़पेपर ड्राइंग द अटेंशन टू द अथॉरिटीज ऑन द पुअर ड्रेनेज सिस्टम एंड इल मेंटेनेंस, जो है मेंटेनेंस खराब है और जो है ड्रेनेज नहीं हो रही है, यानी पानी की निकासी नहीं हो रही है, उसके ऊपर जो है आपको उनका कोई भी जो डेली न्यूज़पेपर, आप जो लोकल न्यूज़पेपर है, कोई भी न्यूज़पेपर का नाम या फिर इसी नाम को यूज़ कर सकते थे, ठीक है। और बस एडिटर को लिखना था लेटर आपको, ठीक है। और इस लेटर को लिखते समय बस केवल उनका ध्यान आकर्षित करते हुए जो है आपको इन सभी चीज़ों का ख्याल रखना था। अगर आप नहीं चाहते हैं इन सभी चीज़ों का, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसको डाल ही डालें, आप बस थोड़ा सा अपना दिमाग आपको ज़्यादा यूज़ ना करना पड़े, इसलिए जो है ये हिंट दिए जाते हैं, ताकि एग्जामिनर आपको ये बोलना चाहता है, भैया देख लो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन में क्या क्या यूज़ करना है, तो इन सब पॉइंटों को यूज़ कर लो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो बस ये एग्जामिनर कहना चाहता है। तो इस एग्जामिनर का जो क्वेश्चन है, इसको मैंने यहाँ पे कर रखा है। थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, इसको भी आप समझ लीजिए कि आपने क्या किया होगा और आपको क्या लिखना था। सबसे पहले तो देखिए, आपको कोई भी अपना यहाँ पे जो जो भेजने वाला है, जो लिखने वाला है ना ये लेटर, उसका एड्रेस आएगा। सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना है, कोई भी आप जो है एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे मैंने कोई भी डेट डाल दी, सपोज करिए ये डेट डाल दिया। उसके बाद जो है लेटर किसको लिख रहे हैं, एडिटर को लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं, लोकल डेली न्यूज़पेपर को लिख रहे हैं। आप टाइम्स ऑफ इंडिया कर सकते हैं, दैनिक भास्कर कर सकते हैं, दैनिक जागरण कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका टाइम्स आप जो यूज़ करते हैं, ठीक है। चौड़ा रास्ता जयपुर मैंने कर दिया, ठीक है। पिन कोड वगैरह डालना चाहो तो ठीक है, नहीं डालना चाहो छोड़ दो। सब्जेक्ट जरूर मेंशन करोगे कि ऑफिशियल है, ये इनफॉर्मल लेटर नहीं है, फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर में जो है सब्जेक्ट आपका मेंशन करना जरूरी होता है, इनफॉर्मल में सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। तो मैंने जो है यहाँ पे एड्रेस जो डाला है, उसी एड्रेस को दे दे। बैड कंडीशन ऑफ ड्रेन्स इन वार्ड नंबर जो भी है, आप चाहें तो वार्ड नंबर लिखे, गली नंबर लिखे, मोहल्ला नंबर लिखे, अपना लोकेलिटी का नाम लिखे, कुछ भी लिखे। सर लिखते हुए जो है आप इस स्टीम्ड कॉलम के थ्रू जो है आप उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि यहाँ पे जो कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा बेकार है, डिप्लोरेबल है, ठीक है। और जो है यहाँ पर साथ ही साथ जो बता देंगे कि जो डिप्लोरेबल कंडीशन है वो कैसी है। यहाँ पर जो है रिपेयर नहीं हुआ कई दिनों से, लॉन्ग टाइम हो गया उनको रिपेयर करे हुए, वहाँ पर डर्ट धूल वगैरह जमे हुए हैं। वेस्ट कप जो होते हैं, डिस्पोजेबल कप हैं, कैरी बैग्स हैं, रबिश जो गंदगी है, गार्बेजेस जो हैं, वो अभी तक जो है वहाँ पर साफ़ नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वेस्ट वाटर जो है ये भरता जा रहा है, बहुत ज़्यादा है जो है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पर जो है सैनिटेज प्रॉब्लम कंडीशंस ख़राब हो गई हैं, ठीक है। न्यूसेंस फैल चुका है, कचरा फैल हो चुका है, मॉस्किटोस आ रहे हैं, डे बाय डे जो है गंदगी फैलती जा रही है। ये सारी कहानी आपको इसमें लिखनी थी, इस तरह से आप लिख करके इसको कंप्लीट कर देते। तो इस तरह का आपको जो है लिखना था। मैटर आपको समझ में आ गया होगा। तो बस ये मेन होता है आपका ऊपर वाला। एग्जामिनर यहाँ से यहाँ तक का देख लेता है कि बंदे ने यह क्या करा है। अगर आपने यहाँ पे सही किया है तो मतलब ये वाली चीज़ें ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। हाँ पढ़ लेगा तो 2 लाइन 3 लाइन पढ़ लेगा, उसके बाद बोलेगा बिल्कुल सही है। नाम नहीं दिया है तो आप नाम अपना मेंशन कर सकते हो इसमें। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। अब फ्रेजल वर्ब जो है आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए, ऑप्शंस दिए गए हैं। द जेनी डैश ऑल हिज मैटर्स ऑर्डर विदाउट ए क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो, जेनी ऑल हिज मैटर्स ऑर्डर विदाउट ए क्वेश्चन, उसने जो है कैरिड आउट कर दिया है, यानी कि जेनी ने जो है उसका जो भी मैटर था उसको
ऑर्डर विदाउट क्वेश्चन कर दिया है, तो यहाँ पे कैरिड अप नहीं आएगा, कैरिड आउट आएगा। यहाँ पे फर्स्ट वाला ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है कैरिड आउट। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द वांटेड क्रिमिनल मैनेज टू डैश फ्रॉम द पुलिस। अब उसने क्या करा, मैनेज टू, तो गेट अवे हो गया, वहां से भाग गया। फ्रॉम है ना, तो फ्रॉम में अवे आएगा हमेशा, तो यहाँ पे जो है आपका गेट अवे हो जाएगा। तो ये आ गया आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट कंजंक्शन। अब यहाँ पे कंजंक्शन को यूज करना है, तो कंजंक्शन देख लेते हैं, जो भी उनको जोड़ दे आपस में उसी को कंजंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, अर्पित और अर्चना, बीच में दे दिया डैश, तो अर्पित एंड अर्चना, सीधा सीधा है, सो तो आएगा नहीं, एंड आ जाएगा, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, इतना तो आसान है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे आ जाएगा एंड। द रिकॉर्डर आस्क मी, तो जो रिकॉर्डर है वो आस्क कर रहा है, मुझसे पूछ रहा है आई वॉज कंफर्टेबल, तो इफ आई वॉज कंफर्टेबल, दैट नहीं आएगा इसमें, ठीक है, इफ आएगा, तो इफ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो है सेक्शन डी में पैराग्राफ दिया, आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। आपको याद आ गया होगा, ये आपका डीप वाटर का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फियर है उसके बारे में बताया गया थोड़ा सा बात करते करते, और इस पैराग्राफ से ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारे एमसीक्यू हैं जिसके आंसर्स आप आसानी से दे सकते हैं। डैश बट इट हेल्ड मी फॉर्मली, इट रेफर्स टू, तो यहाँ पर जो इट है इसका प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो इट का प्रयोग यहाँ पे जो है उसके डर के लिए किया गया है, ठीक है। तो डर जो है उसको यहाँ पर जो इसने फियर नहीं लिखा है, यहाँ पे टेरर लिख दिया है, बस इतना फर्क पड़ा है कि इसने यहाँ पे फियर ना लिखते हुए टेरर लिख दिया है, बस। तो आपको यहाँ पे टेरर पे क्लिक कर देना था, ये आपका आंसर हो जाता सही। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका टेरर, सी ऑप्शन, जिसने भी टिक किया होगा उसका एक नंबर पक्का, ठीक है। तो टेरर आएगा, यहाँ पे दिया गया है ना, आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। अब ये फियर, दिस फियर, बट इट हेल्ड मी फॉर्मली इन इट्स ग्रिप, इस डर ने जो है मुझे अपने जो है जकड़, अपने काबू में या पकड़ रखा था मुझे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे फियर की जगह जो है यहाँ पे क्या यूज किया गया है, टेरर यूज किया गया, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द नरेटर बिगेन टू प्रैक्टिस फॉर डैश डेज ए वीक, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जो आप देखोगे तो कितने दिन के लिए जो है नरेटर ने जो है वहाँ पे प्रैक्टिस की थी। तो आइए चलिए इसको भी देख लेते हैं इसमें। इंस्ट्रक्शन पुट अराउंड मी 4 5, देखो, आई वेंट टू पूल एंड प्रैक्टिस 5 days, तो यहाँ पे 5 days जो है ये आंसर हो जाता है, यहाँ पे 5 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द अदर एंड ऑफ द रोप टाइड टू द स्विमर्स बेल्ट वाज हेल्ड बाई, जो एक किनारा था वो तो जो तैरने वाला था उसको बांधा गया था, और दूसरा जो है किसने पकड़ रखा था, तो आंसर क्या हो जाएगा, उसको इंस्ट्रक्टर ने पकड़ रखा था, तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछेगा, हाउ लॉन्ग डिड नरेटर टेक टू शेड हिज फेयर, उसने कितने टाइम तक जो है अपने फियर को छुपाए रखा, तो लगभग 3 months जो है उसको शेडिंग करने में लग गया, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द वर्ड एंड इन द पैसेज मीन्स, एंड मतलब क्या होता है, तो इसमें आप जाओगे देखोगे, यहाँ पे देखो एंड आएगा जो, ये देखो आप, ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप, तो ये यहाँ पे किनारा बता रहा है किसी चीज का अंतिम छोर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ए फाइनल पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का अंतिम छोर, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये हो गया आपका पांचवे का आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। द अपोजिट वर्ड इन द मीनिंग ऑफ एक्सेल इज, एक्सेल, एक्सेल मतलब सांस को बाहर छोड़ना, इसका ये मॉडल पेपर में भी आपको मिलेगा, ठीक है, उसमें आपको दिया गया था ये एक्सेल का जो है सांस को बाहर छोड़ना, इसका अपोजिट पूछा है यहाँ से आपको, देखो विलोम शब्द पूछा है, तो एक्सेल का अपोजिट होता है इनहेल, तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, व्हाट थिंग डिड लिटिल फ्रेंच नोटिस इन द स्कूल आफ्टर एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, जब बर्लिन से आदेश आया था तो फ्रेंच ने जो है स्कूल के अंदर जो है वो ऐसा क्या नोटिस किया, वो चीज़ आपको बतानी है, जो भी लिटिल फ्रेंच ने नोट किया था वो आपको अपने शब्दों में लिख देना था। तो उस दिन जो है फ्रेंच को जो है ऐसा एहसास हुआ कि जो है स्कूल
में कोई हलचल नहीं है, सभी चीज़ें जो है कैसी थी, जैसे रविवार को छुट्टी होता है, बिल्कुल सब कुछ शांत शांत सा। पूरा स्कूल बहुत ही अजीब था, गंभीर था। ये सारी चीज़ें लिख देते हैं। एमएमएल जो है अपनी बेहतरीन पोशाक पहन के आए थे, जो वो कभी कभी अपने निरीक्षण के और पुरस्कार के समय पहन के आते थे। ठीक है। गांव के लोग जो है वो भी आए हुए थे वहाँ पर, और उन्होंने जो है शिक्षकों को, गांव के लोगों ने शिक्षकों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद भी दिया। ये सारी चीज़ें नोटिस की थी, तो यही चीज़ तो आपको बतानी थी। 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, आपको कोई भी एक पार्ट कर देना था। वॉट मेड द पैडलर थिंक द वर्ल्ड ऑफ ए रैट ट्रैप। तो पैडलर को क्या लगता था कि भाई दुनिया जो है एक रैट ट्रैप है। तो यहाँ पर जो है पैडलर को दुनिया इस तरह इसलिए रैट ट्रैप लगता था क्योंकि वो जो दुनिया है वो आश्रय, भोजन, कपड़े, धन, खुशियाँ, जो भी चीज़ें हैं वो प्रदान करने के लिए, मनुष्य को फंसाने के लिए तैयार रहता है। वो एक चारा होता है। जो आश्रय है, भोजन है, कपड़ा है, धन है, खुशियाँ हैं, ये सारे के सारे क्या है, चारे हैं मनुष्य को फंसाने के लिए। जैसे कि चूहेदानी में कोई भी पनीर का या मांस का टुकड़ा डाला डाला जाता है चूहे को फंसाने के लिए। तो इसलिए जो है पैडलर को लगता है कि ये वर्ल्ड जो है ये भी रैट ट्रैप है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड्स। दो दो नंबर के दो क्वेश्चंस करने थे। हु इज़ सविता, व्हाट डज सी डू। तो आपको याद होगा सविता जो है एक युवा लड़की थी जो अविवाहित थी, तो ये आप बता दोगे, और जो कि फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले परिवार से थी या उस परिवार में काम करती थी। और व्हाट डिड सी डू, तो वो जो है कांच के कुछ टुकड़ों को टाँका लगा करके उन्हें सुंदर चूड़ियों में बदलती थी, यही उसका काम था। तो ये चीज़ आपको इसको लॉस्ट स्प्रिंग से लिखना था। वाई डिड सोफी लाइक हर ब्रदर जियोफ मोर देन अदर मेंबर्स ऑफ हर फैमिली। तो सोफी अपने भाई जियोफ से इसलिए प्यार करती थी कि क्योंकि वो ज़्यादा है जो बातें नहीं करता था। ठीक है, वो शांत रहता था, अपने ख्यालों में ही खोया रहता था। और जो है उसकी चुप्पी जो है उसको थोड़ा सा गुस्सा दिलाती थी। सोफ़ी को थोड़ा सा जो है ईर्ष्या, सूफी इससे और सा ईर्ष्या करती थी कि कहीं वो अपने ख्यालों में खो ना जाए। ठीक है। वो अपनी दुनिया में ही खोया रहता है और अज्ञात दुनिया की सोच रखता है, तो इसलिए जो है सोफ़ी उस पर ज़्यादा ध्यान देती थी और ज़्यादा जो है वो लाइक करती थी उसको। तो इस तरह से आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते थे। अब आगे आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या है आप देख सकते हैं। अच्छा, ये स्टांजास हैं रेफरेंट टू कॉन्टेक्स्ट, जो है आपको इसकी व्याख्या कर देनी थी, संदर्भ सहित व्याख्या, कि भैया ये वाला जो है कहाँ से किस पार्ट से लिया गया है और इस पूरी लाइनों का मतलब क्या कहना चाहता है लेखक। साथ ही साथ ये और वाला तो ऑप्शन मैंने आपको करवाया हुआ है, आंट्स जेनिफर टाइगर्स फ्रेंड्स अक्रॉस ए स्क्रीन, ये तो बिल्कुल एज इट इज़ आ गया जैसा कि हमने क्वेश्चन आपको करवाया हुआ था। तो ये इसका संदर्भ सहित व्याख्या कर देना कि भाई किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, और इस पैराग्राफ में जो ये 4 लाइनें बता रही हैं ये क्या कहना चाहती हैं। बस इतना ही लिखना है आपको, कुछ लिखना ही नहीं था एक्स्ट्रा। मैंने करवा रखा है, आपने देखा होगा, जिस बच्चे ने देखा होगा उन्होंने कर दिया होगा। आगे जो है यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन, राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 60। मैंने सारे सेंट्रल आइडिया कराए, कोई क्वेश्चन आपके 5 या 6 ही जो पोएम हैं, और 5-6 के पोएम जो भी हैं सभी को मैंने पूरे सेंट्रल आइडियाज़ को बड़े विख्यात तरीके से, अच्छे तरीके से करवाया हुआ है। माई मदर एट 66 का पोएम का जो है मैंने आपका सेंट्रल आइडिया करवाया हुआ है कि उसका कहना क्या चाहता है। वो जो है उसमें आप बताया, लेखिका जो है अपनी माँ को लेके जाते हुए उसको, उसकी अंतिम जो घड़ी है उसको महसूस करती है कि उसकी माँ मृत्यु के करीब आ चुकी है। यहाँ पर जो है लेखिक एक माँ और एक बेटी के बीच में जो है उस रिश्ते को यहाँ पे दर्शाया गया है। इस तरह की चीज़ें हमें बतानी थी इसमें। ये सारी चीज़ें मैंने आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में बताई हुई है। सारे के सारे आप देखोगे, मेरे चैनल का नाम डालना और सेंट्रल आइडिया डालना, ऑटोमेटिकली सारे के सारे सेंट्रल आइडिया आपके सामने आ जाएंगे। और ऑप्शन की बात करें, व्हाट डज फ्रॉस्ट वांट टू कन्वे थ्रू ए पोएम ए रोड साइड स्टैंड। ए रोड साइड स्टैंड के द्वारा जो है कवि जो फ्रॉस्ट है वो क्या व्यक्त करना चाहते हैं। ये क्वेश्चन एज इट इज़ आ गया जो आपको मॉडल पेपर में करवाया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं यहाँ पर, वाई डू द ट्रीज अपीयर स्प्रिंटिंग। तो जो है ट्रीज स्प्रिंटिंग करती हुई क्यों दिखाई दे रही है, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज जो मॉडल में करवाया था। व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अरे वाह भाई वाह, ये तो सेम टू सेम क्वेश्चन, वाह वाह भैया। आपने अगर मेरा मॉडल पेपर और जो बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया था अगर नहीं पढ़ा तो आपको पछतावा बहुत हो रहा होगा, और भी ज़्यादा हो जाएगा अगर आपने उनको अभी देख लिया तो। मत देखना अब जो पेपर गया सो गया। इसके बाद देखने की इच्छा हो तो देख लेना, लेकिन अभी मत देखना, अभी आपके पास समय नहीं है। आप अपने नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो, जो हो गया वो हो गया, आप बदल नहीं सकते हो। लेकिन मैं हर वीडियो में बताते रहता हूँ कि ये चीज़ पढ़ लो, ये चीज़ पढ़ लो, ये चीज़ पढ़ लो। ठीक है, बिल्कुल डीटो डीटो क्वेश्चन आए हैं उतर करके ऐसे के ऐसे ही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। हाउ वाज द महाराजा किल्ड बाई द 100th टाइगर।
अब ये आपको बताना है। द टाइगर किंग से क्वेश्चन है, मॉडल पेपर 2021 का और 2022 का चेक कर लिया होगा तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर। हाउ डज मिस्टर लैम्ब ट्राई टू ओवरकम हिज फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, वह अपने अकेलेपन के जो है वो कैसे बाहर आए, वो आपको ऑन द फेस ऑफ इट से बताना था। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, वाई डज सैम राइट ए लेटर टू चार्ली, चार्ली को उसने लेटर क्यों लिखा, ये अभी अभी क्वेश्चन आया हुआ था 2023 में, मैंने करवाया हुआ, चेक कर लेना। हु वाज सदाव, वेयर वाज हिज हाउस, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये सभी ने पढ़ा होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, जो यहाँ पर जो आपको अच्छे ऑप्शन हैं उन्हीं को चूज करना था। आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, डैश हु सेड दिस वर्ड्स, तो ये वर्ड किसने कहा था, आपको याद होगा ये वर्ड किसने कहा था, यही तो आंसर आपको देना था। यहाँ पे क्वेश्चंस जो है लास्ट में घुमा दिए जाते हैं। तो ये वर्ड जो है ये कहा था एस्ट्रोलॉजर ने, जब उसने भविष्यवाणी की थी तो उसने कहा था भाई मेरा तो ये वो कर देना, ठीक है, तो ये जा डी ऑप्शन करेक्ट, एस्ट्रोलॉजर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वन कैन लर्न मोर अबाउट द प्लेनेट इफ वन ट्रेवल्स टू, इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में, ठीक है, इस प्लेनेट के बारे में अगर जानना है तो अगर आपको कहाँ जाओगे तो यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा, अंटार्कटिका। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है यूमी वाज, यूमी कौन थी, तो भैया वो सदाओ की मेड थी, सर्वेंट थी उसकी, है ना। और मिस्टर लैम्ब वाज ए डैश फेलो, तो लैम्ब फेलो था, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आपके सामने, तो यार बढ़िया क्वेश्चंस दिए गए हैं भाई। एवरीवन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फोक फॉर ईटिंग ऑन द डैश बेल, तो कौन से बेल पे, थर्ड बेल पे। सब लोग जो तैयार हो जाओ अपना नाइफ और चाकू लेकर के, कौन से बेल पे खाने के लिए, थर्ड बेल पे, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। What fun and games did narrator watch while returning home from school, तो किस टाइप के वो गेम्स वगैरह देखता था, ये आपको बताना है। तो ये परफॉर्मिंग मंकी ये भी देखता था भैया, द स्नेक चार्मर एंड द स्नेक ये भी देखता था, द साइक्लिस्ट ये भी देखता था, ऑल द थ्री, ये सारा का सारा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूँ होप कि ये वीडियो देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि आपने कितना स्कोर किया है। आप कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं कि हाँ सर हमने अपने ये स्कोर अब फाइंड आउट किया है, इस वीडियो के माध्यम से हमने ये समझा है कि हमारा पेपर कैसा गया होगा और हमारा स्कोर ये आने वाला है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड keep learning, keep watching all the questions that were already provided on the channel. Also read मॉडल पेपर ऑफ 24, 23 एंड 22, ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस को आप जो है रीड करें, सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है इस चैनल पे ही अवेलेबल है, और कहीं पे आप सर्च करोगे आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको केवल एक दो क्वेश्चंस एमसीक्यू वगैरह बता दिए, मैं लिखित आंसर्स आपको दूंगा, ऑलरेडी दे चुका हूँ, देने की जरूरत नहीं है, अभी ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो उनको देख लीजिए, उनको तैयार करिए बेहतरीन तरीके से, आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम प्रिपेयर कर रहे हैं और वो सारे के सारे आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। जरूर तैयार करें, बेहतरीन तरीके से तैयार करें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।